हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला सब्जेक्ट चूज किया है पॉलिटी। इसको हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं और आज हम करेंगे कार्यपालिका और विधायिका के क्वेश्चन। इससे पहले हमने संघीय कार्यपालिका और विधायिका के प्रश्न देखे थे। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपको ये दिशा प्रदान करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, और ये आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि लेखपाल, होमगार्ड, कांस्टेबल, इन सब में भी सहायक होगी। और जैसा कि आपको पता चल गया कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो ये क्लासेस आपको उसमें भी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ये क्वेश्चन संघीय कार्यपालिका का है। एक दो क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे राज्य कार्यपालिका और विधायिका के प्रश्नों पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? कौन होता है? ऑप्शंस पढ़िए। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये पद जो है उपराष्ट्रपति का, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। वह राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। साथ ही वह किसी लाभ के पद पर भी कार्यरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पे एक ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो कभी भी वोटिंग में भाग नहीं लेता है, लेकिन अगर टाई हो जाता है तो वो अपना निर्णायक मत प्रस्तुत कर सकता है, ये आप याद रखेंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या केंद्रीय कानून मंत्री? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसके कर्तव्य क्या क्या हैं? ऐसे कानूनी मसलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसको भेजे जाते हैं, कानूनी रूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हैं, जैसे कि भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्चतम न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यानी कि ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। जनरली होता है ऐसा ये है कि जब एक सरकार हट जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो ये भी बदल जाते हैं। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने देख ही लिया। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 ये उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है, परंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में वो संसद का भाग है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है और वह दो अलग पद धारण करता है। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल या राज्य उच्च न्यायालय? तो राज्य विधानसभाओं का चुनाव आयोजित करता है भारत निर्वाचन आयोग। देखिए, भारत का चुनाव आयोग भारत संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव का प्रशासन करते हैं। और जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो भी एक स्वतंत्र संगठन है जो कि ग्रामीण स्थानीय निकाय के चुनाव और शहरी स्थानीय निकायों को चुनाव को कराता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, कि राज्य विधानसभा को जो चुनाव होता है वो भारत निर्वाचन आयोग ही कराता है, और जो राज्य चुनाव आयोग होता है ये ग्रामीण स्थानीय निकायों का और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव का आयोजन कराता है। आगे चलते हैं। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस आधार पर होती हैं?
प्रत्येक राज्य के प्रजनन दर के आधार पर, प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रत्येक राज्य के जन्म दर के आधार पर, या प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर। देखिए, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के परिणाम स्वरूप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या में 1952 से समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल। तो राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार होता है भारत की संसद के पास। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। संविधान के अनुच्छेद 169 से 177 तक राज्यों में विधान मंडलों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 169 में संसद को विधान परिषद के गठन और विघटन करने का अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये प्रोविजन किसमें है? तो अनुच्छेद 169 में संसद को विधान परिषद के गठन और विघटन करने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचनाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय संरचना है। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। बाकी 22 राज्यों में एक सदनीय संरचना है। आगे चलते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है राज्य के महाधिवक्ता को, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार राज्य के महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री के पास होता है। राज्यपाल का कार्य राज्य के सदनों को आहूत करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने के साथ साथ बनाए गए नियम पर अपनी सहमति व्यक्त करना भी होता है। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। अजय कुमार मिश्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य महाधिवक्ता हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? गुजरात, कर्नाटक, असम या केरल। इसका उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए, राज्य विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा और विधान परिषद मिलकर क्या कहलाते हैं? विधानमंडल। इसके अलावा और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? 8वां संवैधानिक संशोधन, 10वां संवैधानिक संशोधन, 7वां संवैधानिक संशोधन या पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम? तो ये करता है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 1956 का 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने की व्यवस्था को करता है। और राज्यपाल राज्य का एक प्रमुख होता है, जैसे कि राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है? राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष। तो इसका उत्तर क्या होगा? राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है राज्य के महाधिवक्ता को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। ये आर्टिकल आप याद रखेंगे कि महाधिवक्ता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 165 के तहत। राज्यों में महाधिवक्ता को वही स्थान प्राप्त है जो संघ में भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में या दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। वो वोटिंग नहीं कर सकता है। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपालों के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार होता है केवल भारतीय संसद को। देखिए, राज्य के राज्यपालों को पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 158 के तहत
दिया गया है। इसके तहत राज्यपाल संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और उपलब्धियों का निर्धारण संसद विधित्व के द्वारा की जाती है। वो निःशुल्क आवास का अधिकारी होता है, तथा यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे वेतन और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाते हैं जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का राज्यपाल है तो उसकी जो सैलरी होती है वो उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार एक अनुपात में देगी, और वो अनुपात डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश से डैश सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? तो ये 31 सदस्यों को चुना जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद का एक उच्च सदन है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। 238 सदस्य राज्य के होते हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और इसमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं। और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल 31 सदस्य चुने जाते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो राज्य के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है। अनुच्छेद 156(1) और अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु उसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि हुआ था 1956 में, उससे एक प्रावधान ये किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। 35 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने संभव सदस्यों की संख्या हो सकती है? भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 500 सीटें हो सकती हैं। विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रमुख निर्वाचक द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 500 और मिनिमम होते हैं 60, इससे कम नहीं होगा और 500 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी इसके अपवाद हैं। यहाँ की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 32, 40, 40 और 30 है। यानी कि ये जो मिनिमम मेंबर्स वाला क्राइटेरिया है, ये कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं, ये उसको फॉलो नहीं करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं इसमें? सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन कर सकता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। अब यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ये करता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है। अब ये बताइए कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन कर सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो ये कर सकते हैं राज्य के राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है। इसकी स्थिति राज्य में वैसी ही होती है जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में हुआ था, इसके अनुसार एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल के पास, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है, और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत उसकी नियुक्ति करता है? 165 अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति करता है, और उसका पारिश्रमिक भी निर्धारित करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे होते हैं।
जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधायिका, राज्य के राज्यपाल, जिला समाहर्ता यानी कि कलेक्टर। तो इसका उत्तर होगा जिला राज्य विधायिका के द्वारा। जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित की जाती है। पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले की विकास योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार देश के सभी जिलों में एक जिला योजना समिति का निर्माण भी करती है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? ये राज्य के राज्यपाल के पास होती है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। धारा 17 की उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय में राज्यपाल द्वारा उसके किए गए निर्देश पर जांच के बाद यह रिपोर्ट दे दी हो कि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयोग को उसके आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता या राज्य के राज्यपाल? तो ये पावर होती है राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य की विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है। अनुच्छेद 201 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक सकता है। मतलब ये पावर राष्ट्रपति के पास है कि वो उसको पास भी कर सकता है या फिर उसको रोक भी सकता है। भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? बारी बारी से मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल्स के। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का उपबंध किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति लोकहित में राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करने और इन पर सलाह देने, राज्यों और राज्य और संघ के समान हित के विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने और इन विषयों पर समन्वय की सिफारिश के लिए एक अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकता है। आप इतना याद रखिएगा कि अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? कि 263 में है। अंतरराज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय होती है। इसे सहकारी संघवाद की अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। इसका पदेन अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सदस्य कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय कैबिनेट के प्रमुख मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद और सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में देखेंगे। तब तक आप बाकी क्लासेस भी देखिए, उनको रिवाइज करिए। और अगर आप मिसलिनियस टॉपिक तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको 1 टॉपिक 1 क्लास के तहत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस मिलेंगी जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आप उनको भी देखिए और अपनी नॉलेज को एनहांस करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।